देखेंगे कि कैसे जब दो लीनियर इक्वेशंस दी हों तो हम लोग बिना ग्राफ पे उसको प्लॉट किए उसके कोफिशिएंट के रेशियोज को कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि वो दो लीनियर इक्वेशंस से जो लाइंस बनेंगी वो आपस में इंटरसेक्ट करेंगी या फिर वो कोइंसाइड करेंगी, यानी एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी, या फिर वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी वो लाइंस। इसके लिए हम उन लीनियर इक्वेशंस में एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनको कंपेयर करते हैं। यहाँ पर आपके सामने 3 कंडीशंस दिखे होंगे, तो चलिए उसमें से पहला कंडीशन की लाइंस इंटरसेक्ट कब करती हैं और कोफिशिएंट्स की क्या कंडीशन होती है उसको अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो जब दो लीनियर इक्वेशंस हो, जैसे यहाँ पर 1x - 2y = 0 एंड 3x + 4y - 20 = 0 दिया है, तो उसमें हम लोग x के जो कोफिशिएंट हैं फर्स्ट इक्वेशन में 1 है और सेकेंड इक्वेशन में 3 है, तो उनका रेशियो निकालेंगे जिसको हम लोग a1/a2 के नाम से डिनोट करते हैं। a1 हो गया x का फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट 1, a2 हो गया 3, तो a1/a2 जब हम लोग निकालेंगे तो वो होता है 1/3। उसी तरह हम लोग जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम लोग b1 और b2 के नाम से उन दो इक्वेशंस में जानते हैं। तो b1 हो गया 2 और -2, एक्चुअली b1 हो गया -2 और b2 हो गया +4। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि आप साइन के साथ इन कोफिशिएंट्स को लिखें। अगर y के पहले -2 है तो वो b1 की वैल्यू -2 होगी, अगर +2 होता तो +2 होती, ठीक है। तो साइन का ध्यान रखिएगा नहीं तो आंसर गलत आएगा। तो जब हम b1/b2 लिखते हैं तो वो होता है -2/4 जो कि होता है -1/2। यहाँ पर a1/a2 है 1/3, b1/b2 है -1/2। रूल ये है कि जब a1/a2 यानी x के कोफिशिएंट्स का रेशियो y के कोफिशिएंट्स के रेशियो के इक्वल नहीं आए तब वो कंडीशन हो जाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस की, यानी कि आप बस यही देखकर बता सकते हैं। यहाँ पर तो हम लोगों ने ग्राफिकली उसको प्लॉट भी किया है, यहाँ पे आपको एक येलो डॉट दिख रहा होगा यूनिक सॉल्यूशन, लेकिन आप ऐसे ही बता सकते हैं बस यही रेशियो कंपेयर करके कि जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं हो तब वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस की यही कंडीशन होती है। अच्छा, आपने कभी सोचा है, मतलब ये तो आपको बता दिया गया ना कि a1/a2 और b1/b2 को कंपेयर करना है, पर ऐसा होता क्यों है? मतलब a1/a2 मतलब क्या है और b1/b2 क्या है? इस क्वेश्चन को आप ध्यान से अपने ध्यान में रखिएगा। जब हम लोग बाकी दोनों लाइंस को के भी कंडीशन को देख लेंगे तब सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि आखिर a1/a2 क्या बताता है। a1/a2 और b1/b2 का रेशियो, मतलब मैथमेटिशियंस ने कैसे इस आइडिया तक पहुँचे थे वो कि ऐसा भी कुछ करके कंपेयर करने से हम लोग को पता चल जाएगा पहले ही कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी, पैरेलल होगी या कोइंसाइड करेगी। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले लाइंस की तरफ जो कि है पैरेलल लाइंस का। तो उनके कोफिशिएंट के रेशियोज का क्या रूल है आइए देखते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से इक्वेशन दी हुई है। पहला इक्वेशन है 1x + 2y - 4 = 0। यहाँ पर इसका हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया। और दूसरा इक्वेशन है 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ पर दिख रहा होगा कि दोनों लाइन पैरेलली ड्रॉ हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर a1/a2 हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर जब हम a1/a2 निकालेंगे तो वो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है तो a1 हो जाएगा 1, और सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 2 तो a1/a2 हो गया 1/2। y का कोफिशिएंट्स होंगे b1/b2, उसका वैल्यू निकालेंगे तो 2/4 जो कि अगेन हो जाता है 1/2। अब हम लोग जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है -4, तो उसको कहते हैं c1। c2 क्या है सेकेंड, यानी दूसरा कांस्टेंट टर्म सेकेंड इक्वेशन में कौन है -12, ठीक है। तो c1/c2 की वैल्यू भी हम लोग निकालते हैं तो वो हो जाएगी -4/-12। एक बार फिर आप ध्यान देंगे कि हम लोगों ने साइन के साथ वैल्यूज़ लिखी हैं, जैसे c1 की वैल्यू -4 लिखी है, सिर्फ 4 नहीं। तो c1/c2 हो गया -4/-12 विच इज़ 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म को भी कंपेयर किया, उसकी वैल्यूज़ निकाली हैं। जब आपका a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं हो तब तो पहले ही आपको पता चल गया कि ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। लेकिन जब दोनों इक्वल हो जाती है, जैसे इस केस में a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, दोनों की वैल्यू 1/2 आ रही है, तब हम लोग c1/c2 भी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? क्योंकि अभी आपको कंडीशन दिखेगी। पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है कि a1/a2 तो इक्वल होगा b1/b2 के, लेकिन ये दोनों जो रेशियोज़ हैं a1/a2 और b1/b2 ये c1/c2 के इक्वल नहीं होंगे। जैसे यहाँ पर c1/c2 की वैल्यू दिख रही है 1/3, जिसके इक्वल वो दोनों रेशियो x के कोफिशिएंट a1/a2 का रेशियो और y के कोफिशिएंट b1/b2 का रेशियो नहीं है, इन कांस्टेंट टर्म के रेशियोज के इक्वल, ठीक है। और यही पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है।
अगर ये इक्वल हो जाते तो क्या होता, तब होता ये कि तब ये पैरेलल लाइंस नहीं होती, एक्चुअली ये कोइंसिडेंट लाइन होती है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो जाती है। ठीक है, अभी हम लोग कोइंसिडेंट लाइन को आगे देखेंगे। आइए अब देखते हैं जो ये कांस्टेंट टर्म्स है आखिर ये क्या रिप्रेजेंट करती हैं, ये जो C1 और C2 हैं क्या ये। तो यहाँ पर आपने कंडीशन तो देख ली पैरेलल लाइंस की, लेकिन अब ये C1 C2 हैं क्या, आइए देखते हैं। तो C1 और C2 बताते हैं जो दो लाइंस हैं वो कहाँ से y एक्सिस पे शुरू हो रही हैं, उसको कहते हैं इंटरसेप्ट। आप क्लास 11 में, ये 10th का कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको विजुअली दिखाने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्लास 11th में आप लोग पढ़ेंगे एक लाइन को हम लोग y = mx + c के स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो ये +c आप देख रहे हैं ये इंटरसेप्ट होता है। ये इंटरसेप्ट क्या होता है कि वो लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट से पास कर रही है। ठीक है, जैसे पहला हम लोग का इक्वेशन था x + 2y - 4 = 0, तो हम लोग 2y - x + 4 लिखते हैं। ये जो 2y को हम लोगों ने इधर रखा और -x + 4 को लिखा, तो -x क्या है, एक्चुअली mx के फॉर्म में लिखा गया है। 2y को हम लोगों ने इधर रखा और -x + 4 के फॉर्म में लिखा, तो ये -x क्या है, एक्चुअली mx के फॉर्म में लिखा गया है, जहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अभी आपको जब हम लोग y इधर रखेंगे और 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/2x + 2। अभी जो +2 है यहाँ पर c की वैल्यू है, और ये जो -1/2 है वो m है एक्चुअली स्लोप। आप अभी इन वर्ड से अपने को कंफ्यूज मत करिए, बस आप अभी आगे फॉलो करते जाइए, क्योंकि हम लोग को जानना था कि ये C1 और C2 क्या है। तो जब हम लोग इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ इधर सिर्फ y ही रहता है लेफ्ट साइड में, और mx + c में लिखते हैं, और दूसरी इक्वेशन को भी जब हम लोग 2x + 4y - 12 = 0 को भी जब इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो y हो जाएगा -1/2x + 3। अब आप दोनों इक्वेशंस में, ब्लू लाइन वाली और ग्रीन लाइन वाली इक्वेशन में, जो कि दो अलग पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, आप देखेंगे कि -1/2 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन एक में +2 लिखा है c की जगह पर, एक में +3 लिखा है। ये बताता है कि एक्चुअली ये दोनों लाइंस कहाँ से ड्रॉ होंगी, y एक्सिस को एक्चुअली किस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हुए पास करेंगे। तो यहाँ पर ब्लू लाइन आपको दिखेगी कि वो 2 से पास हो रही है, y एक्सिस पे जो पॉइंट 2 है, यूनिट 2 है, वहाँ से पास हो रही है, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है वो जो 0.3 है, एक्चुअली हम लोग को करना चाहिए 0,3 जो पॉइंट है y एक्सिस पर, वहाँ से ये लाइन पास हो रही है। जैसे इंटरसेप्ट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, सिंपली वो डिस्टेंस होती है जहाँ से एक्सिस को कट करते हुए जिस पॉइंट से वो लाइन पास करे। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कांस्टेंट का ये डिफरेंस आ रहा है, ये आना ज़रूरी है, जिससे कि ये दोनों लाइंस अलग अलग पॉइंट से शुरू हों। अगर ये सेम ही पॉइंट से शुरू हो जाए, यानी कि अगर C1/C2 भी इक्वल हो जाता, तब आपको ये पैरेलल लाइंस इस तरह नहीं मिलती। देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है, चेंजिंग C क्रिएट्स पैरेलल लाइंस। जैसे कि अब आप यहाँ पर +3 की वैल्यू जो है जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है, और ये ग्रीन लाइन जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सभी पैरेलल लाइंस है। ये एक एक वैल्यू के लिए, जैसे +5 +4.9, हर एक वैल्यू के लिए आप बहुत सारी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, आप सिंपली जब इस किसी वैल्यू के लिए उसको वापस मतलब उधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जैसे किसी वैल्यू के लिए आप 2y से उधर मल्टीप्लाई करके उसको वापस पुराने फॉर्म में अगर लिखिएगा तो आपको कई सारी पैरेलल लाइंस मिल सकती हैं। तो ये C1 और C2 का अलग होना बस यही बताता है कि वो अलग अलग इंटरसेप्ट पे एक्सिस को कट करते हुए अलग अलग पैरेलल लाइंस बन रही हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये सेगमेंट क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर नीचे भी जैसे आ गया, तो यही है कि C1 और C2 यही बताते हैं। तो पैरेलल लाइंस क्या हो गए, सेम स्लोप्स, -1/2 दोनों में, m की वैल्यू, m का आता है स्लोप। स्लोप को आप अभी 11th में आप पढ़िएगा। अभी आप सिंपली ये जानिए कि x एक्सिस से उसका कितना मतलब इंक्लिनेशन है, कितना झुका हुआ है वो। आइए अब हम लोग देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस का कंडीशन। तो पैरेलल लाइंस के कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि C1/C2 इक्वल नहीं था, जिसके चलते पैरेलल लाइंस बन रही थी। अगर C1 और C2 भी इक्वल हो जाते और साथ में A1/A2 और B1/B2 का रेशियो भी इक्वल हो जाता, तब वही पैरेलल लाइन एक्चुअली कोइंसिडेंट लाइन बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो लीनियर इक्वेशंस मिल रही हैं। एक है 2x + 3y - 9 = 0, एक है 4x + 6y - 18 = 0। जब आप x के कोफिशिएंट्स का रेशियो जो कि A1/A2 हो जाएगा 2/4 विच इज़ 1/2। अगर आप y के कोफिशिएंट्स का रेशियो B1/B2 जो कि 3/6 है और हो जाएगा 1/2, और C1/C2 का रेशियो यहाँ पर जैसे -9/- 18 है, यहाँ पर हम लोगों ने साइन भी अच्छे से मतलब लिखा है, सिंपली 9 ही नहीं लिख दिया,
जैसे आंसर चेंज हो जाएगा। तो C1/C2 का वैल्यू भी आ गया 1/2। यहाँ पर A1/A2 की वैल्यू, B1/B2 की वैल्यू और C1/C2 की वैल्यू, तीनों की वैल्यूज 1/2 है, जिससे कि हम लोग को वो कंडीशन मिल जाती है जो कि कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन है। ठीक है, आई होप कि ये पार्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। आपको पिछले विजुअलाइजेशन में याद होगा कि अगर हम लोग कि C1/C2 की वैल्यू, C1 और C2 अलग अलग होते तो ये रेशियो कभी इक्वल नहीं होता A1/A2 और B1/B2 के, और वो पैरेलल हो जाता, पैरेलल लाइंस हो जाती। ठीक है, यहाँ पर C1/C2 वही है। आइडेंटिकल स्लोप ही नहीं, आइडेंटिकल इंटरसेप्ट भी है, यानी y एक्सिस पे उस एक ही पॉइंट से, जैसे यहाँ पर जो 0,3 पॉइंट है y एक्सिस पे, उसी से दोनों लाइंस पास कर रही हैं। ठीक है, यहाँ पर y = mx+c जो कि एक स्टैंडर्ड लाइन का फॉर्मेट है, उसमें जब हम दोनों इक्वेशंस को चेंज करते हैं तो दोनों में +3 आ रहा है c की वैल्यू की जगह, इसलिए ये कोइंसिडेंट लाइंस हैं। एक बार फिर रिपीट कर दें कि आपको 10th के लिए बस कंडीशंस याद होनी चाहिए। ये स्लोप, ये इंटरसेप्ट, ये सब की कोई ज़रूरत आपको नहीं है, बस ये आपको क्लियर हो इसलिए मैंने इस तरह से बताया है। 10th के लिए सिंपली आपको कंडीशंस याद होनी चाहिए। आप कंडीशन देखें लीनियर इक्वेशन में, जब भी दो लीनियर इक्वेशन सामने आए उनकी वैल्यूज़ को, आप उनके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करें और जो भी आंसर आपको आए उस अनुसार आप अपना कंक्लूजन लिख दें कि लाइन इंटरसेक्ट करेगी, कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी। तो आई होप आपको ये भी पार्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब ये है क्या, तो आप किसी भी कंडीशन को आप लीजिए, A1/A2 = B1/B2, ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस या कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन है। अब आप जरा आप टर्म्स को स्वैप करें, जैसे आप B1 को इधर लेफ्ट साइड नीचे लाएं और A2 को आप राइट साइड ऊपर की ओर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये A1/B1 = क्या हो जाएगा, A2/B2। अब A1/B1 एक्चुअली क्या है, अगर आप दोनों साइड माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, -A1/B1 = -A2/B2, माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई किया हम लोगों ने -1, तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो -A1/B1 और -A2/B2 एक्चुअली ये स्लोप है, ये स्लोप है m, जिसे हम लोगों ने देखा है स्टैंडर्ड लाइन के स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है y = mx+c में, जो ये m है वही एक्चुअली -A1/B1 है। अब ये कहाँ से आया, इसको देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि जो एक लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। इसको जानने के लिए आपको देखना होगा कि एक लाइन की जनरल इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। एक लाइन की जनरल इक्वेशन होती है ax + by + c = 0। अगर हम लोग इसमें y इंटरसेप्ट फाइंड करें, y इंटरसेप्ट यानी y एक्सिस पर ये किस पॉइंट से पास करेगी, किस पॉइंट से इंटरसेक्ट करते हुए ये पास करेगी y एक्सिस को, यानी कि उस पॉइंट पर क्या होगा, x कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो जब हम x की वैल्यू 0 डालते हैं इस इक्वेशन में, तो ये क्या हो जाता है, by + c = 0। y की वैल्यू क्या हो जाती है, -c/b, यानी ये y एक्सिस को 0, -c/b पॉइंट से पास करेगा, यानी ये जो y इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो गई, -c/b। उसी तरह हम लोग x एक्सिस पर देख सकते हैं कि ये किस पॉइंट से पास करेगा ये लाइन, तो जिस पॉइंट से पास करेगा उसकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि x एक्सिस पर हमेशा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। तो जब y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आ जाता है ax + c = 0 और x की वैल्यू आ जाती है -c/a। तो अब यहाँ पर हम लोग को x एक्सिस पर भी एक पॉइंट मिल गया -c/a, 0, जिससे ये लाइन पास करेगी। जब इन दो पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करते हैं तो हम लोग को लाइन मिल जाती है। अब हम लोग स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे इस लाइन की, m, क्योंकि हम लोगों ने पहले देखा है कि m क्या है, -A1/B1। अब देखते हैं कि ये आता है कि नहीं। यहाँ पर स्लोप निकालने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कि चेंज इन y बाई चेंज इन x, यानी जितना y एक्सिस में चेंज आया उस पूरे प्रोसेस में और जितना चेंज x में आया, इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा y यानी चेंज इन y, y2 - y1, और डेल्टा x हो गया चेंज इन x, कि x एक्सिस पर हम लोगों ने कितना चेंज एक्सपीरियंस किया। तो डेल्टा x क्या हो जाएगा, -c/a, -0, क्योंकि x एक्सिस पर ये पॉइंट है -c/a और 0 से शुरू हुआ है, तो -c/a -0 क्या होगा, वो हो जाएगा -c/a, और y डेल्टा y क्या हो जाएगा, y2 - y1। y2 फाइनल पोजीशन क्या है, 0 पर आ गया ये, और y2 क्या है, 0, और y1 क्या है, -c/b। जब 0 में से माइनस करते हैं हम लोग -c/b को, तो पॉइंट आ जाता है c/b, जो कि पॉजिटिव है। तो m की वैल्यू है डेल्टा y बाई डेल्टा x, तो c/b डिवाइडेड बाई -c/a। इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है m की वैल्यू -a/b,
जो कि हम लोगों ने पहले देखा है कि हम लोग इसी को कह रहे थे कि ये स्लोप इंडिकेट करेगा। तो m की वैल्यू आ जाती है -a/b। तो इस तरह से ना लिख के फिर मैथमेटिशियंस ने क्या किया, उन लोगों ने डायरेक्टली इस तरह से लिखा है कि याद रहे कि हम लोग x के कोफिशिएंट्स का रेशियो कैलकुलेट करेंगे, यानी a1/a2 और फिर b1/b2। पर एक्चुअली ये चीज़ इस तरह से आई थी, फिर इन लोगों ने क्या किया कि स्वैप कर दिया, जैसे a1/a2 और b1/b2 लिख दिया, पर एक्चुअली आया था -a1/a2 इक्वल टू -b1/b2, -a1/b1 इक्वल टू -a2/b2 ऐसा आया था। तो इस तरह से आई होप कि ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। पर अल्टीमेटली आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिंपली वो 3 कंडीशंस याद रखने हैं। लीनियर इक्वेशन सामने आएगी, आप उस कंडीशन के अनुसार ट्राई करना, तीनों x के कोफिशिएंट्स का रेशियो, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो आप कंपेयर करना और कांस्टेंट टर्म c1/c2 का भी रेशियो कंपेयर करना, और जो आंसर है उस अनुसार आप बता देना कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, कोइंसिडेंट लाइन्स होंगी या पैरेलल लाइन्स होंगी।